नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बीटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में सबसे पहले देखते हैं प्रकाशिकी क्या होता है। ठीक, प्रकाशिकी से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, प्रकाश के भौतिक विज्ञान की वह शाखा। ठीक, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के संचरण का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक, यानी भौतिक ज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के संचरण का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिकी कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। प्रकाशिकी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक, नंबर एक क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी, और नंबर दो किरण प्रकाशिकी। अब बात करते हैं तरंग प्रकाशिकी क्या होता है और किरण मानी जाती है। ठीक, तो बात समझ में आई कि किरण प्रकाशिकी में प्रकाश की प्रकृति कैसी होगी, कणों के रूप में होगी, और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश की प्रकृति कैसी होगी, तरंगी होती है। ठीक, अब प्रकाश की, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक की कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का वह गुण है। ठीक, अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक, यानी अगर कोई माध्यम है उसमें जो प्रकाश की चाल निर्धारित कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यानी अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या करेगा, निर्धारित करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, जब प्रकाश माध्यम एक से माध्यम दो में गमन करता है। ठीक, यानी बात करते हैं जब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से, यानी एक माध्यम ये होगा, माध्यम एक ये हो गया, माध्यम दो ये हो गया। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक, ये माध्यम वन से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, तब माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश माध्यम एक से क्या होता है, माध्यम दो में गमन करता है, तब माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे कैसे डिनोट करेंगे, 1 और 2 से। ठीक, 1 का मतलब क्या हो रहा है, माध्यम एक, 2 का मतलब माध्यम दो, तो माध्यम एक का, ठीक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ठीक, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, N1 N2 को हम लोग लिख सकते हैं N2 अपान N1 या V1 अपान V2। ठीक, अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, यानी जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। ठीक, जब प्रकाश क्या होगा, वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, यानी n बराबर C अपान V। यानी इसमें क्या समझे हम कि जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। ठीक, जब प्रकाश क्या करे, वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तब वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा, ठीक, तब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, n से, और n बराबर सूत्र क्या होता है, C अपान V। नेक्स्ट आया प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, यानी जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई सतह, ठीक, मान लिया कोई प्रकाश की किरण है, ठीक, ये पॉलिश की हुई कोई सतह है, ठीक, या दर्पण है, ठीक, इस पर जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, पड़ती है, तो जब कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो पड़ने के साथ क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, यानी जब कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, पॉलिश की गई सतह से या दर्पण पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में है कि आज जो प्रकाश की किरण क्या होती है, देखो ये प्रकाश की किरण क्या हुई, आपतित हुई, तो आपतित होने के पश्चात क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जो किरण आपतित होती है उसे हम लोग आपतित किरण, और जो परावर्तित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, तथा इसका ये नॉर्मल जो होगा इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। ठीक, और ये जो पृष्ठ होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इस पृष्ठ को
क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब ये तीनों जहाँ पर एक बिंदु पर मिल रहे हैं, देखो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक बिंदु पर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक कोण बना हुआ है, ये आई, और यहाँ पर एक कोण बनता है आर। आई जो होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है आर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक कोण कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के नियम दो होते हैं, क्या होता है, आपतन किरण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण आई और कोण आर बराबर होंगे। ठीक, तो आपतन कोण बराबर किसके हो जाएगा, परावर्तन कोण के। दूसरा क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर। ठीक, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब तीनों क्या होते हैं, समान तल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब, ठीक, क्या होंगे, तीनों समान तल में होते हैं। ठीक, नोट करके एक बात देखते हैं कि परावर्तन में प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, ठीक, परावर्तन में क्या होगा, प्रकाश की आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्घ्य, ये तीनों कैसे होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अर्थात क्या होते हैं, समान रहते हैं। ठीक, तो ये बात नोट करके लिख लेंगे कि परावर्तन में प्रकाश की क्या होती है, आवृत्ति, चाल तथा तरंगदैर्घ्य क्या होंगे, अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात कैसे होंगे, समान रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्या है कि दर्पण की। तो दर्पण क्या होता है, देखते हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, कांच का ही भाग होता है, यानी कांच जो होता है, कांच का एक भाग होता है, जिसकी एक सतह कैसी होती है, चिकनी, और दूसरी सतह कैसी होती है, परावर्तक, यानी पॉलिश की होती है। ठीक, दर्पण क्या होता है, दर्पण कांच का एक क्या होता है, भाग होता है, जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह पर क्या करेंगे हम लोग, पॉलिश कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोली दर्पण। ठीक, यानी दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोली दर्पण। अब गोली दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, गोली दर्पण कैसे होते हैं, एक अवतल दर्पण होगा, दूसरा क्या होगा, उत्तल दर्पण। ठीक, क्या होगा, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। ठीक, तो बात समझ में आई कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, नंबर दो गोली दर्पण। और गोली दर्पण के भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गोली दर्पण, फिर अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण क्या होता है। ठीक, समतल दर्पण क्या होता है देखते हैं। यानी समतल दर्पण क्या होगा, यदि किसी कांच की पट्टिका को, ठीक, ये कांच की पट्टिका है, ठीक, जब किसी कांच की पट्टिका को एक तरफ से पॉलिश कर दी जाए, ठीक, ये कांच की पट्टिका थी, इस पे हमने एक तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो वह पट्टिका क्या कहलाएगी, समतल दर्पण कहलाती है। ठीक, यानी यदि किसी कांच की पट्टिका को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ से पॉलिश कर दी जाए, तो वह पट्टिका क्या कहलाएगी, समतल दर्पण कहलाती है। ठीक, अब मान लो समतल दर्पण में फिगर जो बनता है कैसे बनेगा देखते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट था हमारा एच ऊंचाई का, ठीक, और दर्पण से हमने इसको यू दूरी पर रख दिया, तो जिसको इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। ठीक, यानी इसके जस्ट अपोजिट बनेगी, और इसकी ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसको कैसे नोट करेंगे, वी से बनेगी। ठीक, अब इसमें देखते हैं समतल दर्पण के जो गुणधर्म होते हैं, यानी समतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब उसके गुणधर्म क्या होंगे। तो क्या होगा, जितना बड़ा दूरी, यानी बराबर दूरी पर, यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो u बराबर क्या हो जाएगा, v। ठीक, यानी जितनी दूरी वस्तु से दर्पण तक की होगी उतनी ही प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी होगी। दूसरी बात, जितनी ऊंचाई का वस्तु होगी उतनी ही ऊंचाई का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक, तीसरी बात क्या होती है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, यानी जैसा प्रतिबिंब होता है, वस्तु होती है, वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी और सीधा बनता है। ठीक, अगली बात करते हैं आवर्धन। तो आवर्धन इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो जितनी ऊंचाई कितनी थी प्रतिबिंब की थी, उतनी ही ऊंचाई क्या थी, वस्तु की थी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, एक के। अब बात करते हैं इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक, तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, चेहरा देखने के लिए। ठीक, यानी चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। फिर बात करते हैं जब कोई व्यक्ति क्या होता है, समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है, यानी कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ अगर v वेग से चल रहा है, तो उससे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितने वेग से दिखाई देगा, 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है, तो उसे अपना प्रतिबिंब कितने वेग से दिखाई पड़ेगा, 2v वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक गोली दर्पण की।
तो गोली दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। यानी गोली दर्पण क्या होता है? कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक। कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक, खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक तरफ क्या कर देंगे? पॉलिश कर दी जाती है, ठीक। तो गोली दर्पण क्या होता है? गोली से ही समझ में आता कैसे होगा, गोल होगा। तो गोली दर्पण कांच का क्या होता है? एक खोखला गोले का भाग होता है, जिसके एक तरफ हम लोग क्या कर देंगे? पॉलिश कर दी जाती है, ठीक। उसे हम लोग क्या कहेंगे? गोली दर्पण। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक। गोली दर्पण के कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया था कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे किसकी? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है? यानी ऐसे गोली दर्पण जिनमें परावर्तन क्या होता है? उभरी हुई सतह से होता है, ठीक, और उत्तल दर्पण कहलाते हैं, ठीक। यानी ऐसे दर्पण जिनके क्या होता है? जिनमें परावर्तन कैसे होता है? उभरी हुई सतह से होता है। अगर उभरी हुई सतह से परावर्तन हो रहा था उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक। तो ये प्रकाश किरणों को अपसारित करते हैं। यानी ये जो उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? प्रकाश किरणों को अपसारित करना होता है, ठीक। और इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण में होता है। यानी इनका उपयोग कहाँ करेंगे? गाड़ियों के पीछे दृश्य दर्पण में होता है, ठीक। यानी पीछे देखने के लिए, गाड़ियाँ जो होती हैं उनके पीछे देखने के लिए हम लोग काहे को यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये कांच का कोई खोखला गोला होता है, ठीक, जिसके देखो उभरे हुए पृष्ठ से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। अगर उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण हमारा क्या होता है? कॉनकेव मिरर। यानी ऐसे गोली दर्पण जिनके परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, ठीक। और उत्तल में क्या होता है? उभरी हुई सतह से होता है, और अवतल में दबी हुई सतह से होता है। यानी ऐसे गोली दर्पण जिनमें परावर्तन क्या होता है? दबी हुई सतह से होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। और ये दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? अभिसारित करते हैं। वो हमारा क्या, उनका काम क्या था? अपसारित करना, ठीक। और इनका काम क्या होता है? अभिसारित करते हैं। और इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? दूरदर्शी में करते हैं, या सिनेमा के प्रोजेक्टर में, या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, ठीक। इनका उपयोग काहे के लिए किया जाता है? दूरदर्शी में किया जाता है, सिनेमा के प्रोजेक्टरों में किया जाता है, या दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में किया जाता है, ठीक। अब ये इनका कार्य क्या होता है? देखो ये क्या होता है? इनमें जो होता है परावर्तन क्या होता है? धसे हुए भाग से होता है, ठीक। और ये किरणों को क्या करते हैं? ये किरणों को क्या करते हैं? अभिसारित करते हैं, ठीक। यानी जो प्रकाश किरणों को क्या करेंगे? अभिसारित करते हैं, ओके। अब गोली दर्पण का वक्रता केंद्र व त्रिज्या। अब गोली दर्पण में देखते हैं कि गोली दर्पण की जो वक्रता, त्रिज्या व केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक। किसी गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व केंद्र क्या होते हैं? उस खोखले गोले की त्रिज्या होती है। यानी जो खोखला गोला था, ये पूरा हमारा खोखला गोला था, इसका जो केंद्र सी है, सी से जो हमारी परि तक की दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र, और क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। यानी किसी गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र उस खोखले गोले की त्रिज्या व केंद्र, यानी खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वही गोली दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी, और जो केंद्र होगा वही गोली दर्पण का क्या होगा? केंद्र कहलाएगा, ठीक। बात करते हैं ध्रुव। तो दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु का दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी दर्पण जो हमारा ये दर्पण था, दर्पण की परावर्तक सतह थी हमारी ये, ठीक। मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु होगा लगभग, ठीक। इस मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं, ठीक। तो मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव। और इसे काहे से डिनोट करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो बात समझ में कि दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे काहे से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष हमारी क्या होती है? यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, ठीक। जो हमारा क्या था? दर्पण ये, ठीक, ये दर्पण। तो दर्पण के केंद्र हमारा क्या हो जाएगा? ये सी केंद्र, और ये ध्रुव हो जाएगा पी। तो केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस क्या होता है? यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या होती है? जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक। यानी मुख्य फोकस क्या? दर्पण हो गया, ये दर्पण था, तो ये दर्पण हमारा था। दर्पण के देखो, दर्पण में क्या होती है? ये मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही थी, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली किरणें क्या होती है? किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। यानी जहाँ पर मिलेंगी या जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। फिर बात आती है फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को
दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे, यानी दर्पण के ध्रुव से और फोकस जहाँ पर हमारी मुख्य फोकस होता है, तो फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। इसके लिए सूत्र होता है F = R/2। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी कैसी, धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फिर बात करते हैं द्वारक की। द्वारक क्या होता है, दर्पण के प्रकाश परावर्तक क्षेत्रफल का, यानी दर्पण जो हमारा था, ये दर्पण था, तो दर्पण के प्रकाश परावर्तक क्षेत्रफल का प्रभावी व्यास, जो इसका व्यास होगा, प्रभावी व्यास, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, और इसे कैसे डिनोट कर सकते, MN। ठीक, किसी से भी डिनोट कर सकते हो, हमने यहाँ पे M और N लिया था, तो MN जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्वारक होता है। ठीक, द्वारक क्या हो जाएगा, यानी अपर्चर, दर्पण के प्रकाश परावर्तक क्षेत्रफल का प्रभावी व्यास क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आप देखते हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो गोली दर्पण के से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होता है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, ठीक, ये हमारा क्या है, दर्पण है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष हमारी क्या होगी, ये, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आती है, ये समांतर आ रहे हैं, तो समांतर आने वाली किरणें क्या होती है, परावर्तन के पश्चात क्या, दर्पण के फोकस से गुजरती है, दर्पण के ये फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, दर्पण के मुख्य अक्ष, ठीक, या इसमें देख लेते हैं, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं क्या होती है, परावर्तित होती, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, दर्पण के फोकस से गुजरती हैं या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, दूसरी बात क्या कहते हैं, दर्पण की जो वक्रता केंद्र से होकर वाली किरणें हैं। ठीक, अभी हमारा दर्पण था, तो दर्पण के, ये गलत, दर्पण हमारा क्या है, ये, तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें। ठीक, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र हमारा क्या है, ये है। ठीक, ये वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें, ठीक, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें क्या होती है, पश्चात, परावर्तन के पश्चात जो किरण आती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, अगर मान लो कोई वक्रता केंद्र से होकर जा रही किरण, तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक, यानी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक, तो ये बात है दर्पण की वक्रता केंद्र, अगर मान लो कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। ठीक, फिर आते हैं दर्पण के फोकस से होकर आने वाली किरणें। अगर मान लो कोई किरण क्या होती है, दर्पण के फोकस से होकर आने वाली कोई किरण है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, यानी अगर कोई दर्पण के फोकस से होकर आने वाली जो किरण है परावर्तित होगी, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उत्क्रमणीयता क्या होती है, ठीक, ये हमारा, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती प्रकाश किरण के मार्ग को, यानी यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक, ये एक माध्यम था, एक माध्यम से क्या होती है, दूसरे माध्यम में अपवर्तित प्रकाश किरण के मार्ग को उत्क्रम कर दिया जाए, यानी मार्ग को क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए। ठीक, तो वह अपने पूर्व मार्ग पर गति करती है। ठीक, यानी यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, ठीक, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, ठीक, यानी कोई प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, तो प्रकाश किरण के जो मार्ग है, प्रकाश किरण के मार्ग को क्या कर दिया जाए, उत्क्रम कर दिया, यानी विपरीत कर दिया जाए, तो वह अपने पूर्व मार्ग पर क्या करती है, गति करती है। ठीक, तो यानी 1n2 बराबर किसके हो जाए, 1/2n1 के। ठीक, तो 1n2 यानी ये क्या हो जाए, माध्यम एक, जो माध्यम एक है, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो क्या हो जाएगी, पूर्व अपनी गति पर क्या करती है, मार्ग पर गति करने लगती है। ठीक, तो यानी अगर उसके माध्यम को हम लोग क्या करते हैं, मार्ग को क्या करें, किरण जो हमारी क्या रही थी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत था। ठीक, तो इसमें क्या किया कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या होती है, दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रही, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में अपवर्तित होगी, तो प्रकाश की किरण के मार्ग को हम लोग क्या कर दें, अगर विपरीत कर दें, तो अगर विपरीत कर दोगे तो वो अपने पूर्व मार्ग पर क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। ठीक, अब बात करते हैं क्रांतिक कोण की। तो क्रांतिक कोण पढ़ चुके हो कि वह आपतन कोण जिनके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, यानी जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आपती है, तो आने के पश्चात क्या होती है, आपतन कोण, यानी जिसको उसका आपतन कोण होगा उसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया तो वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, इसे हम लोग क्या, साइन सी बराबर कितना होता है, n1/n2। तो क्रांतिक कोण बराबर सूत्र कितना, साइन इनवर्स n1/n2। ओके।